हेलो क्लास, मैं हूं पुष्मिता और मैं लेकर आई हूं आपके लिए आर्थिक सर्वेक्षण की क्लास। आज से हम शुरू करेंगे आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 का हम देखेंगे। ठीक है, तो अभी हमारे पास में यही डेटा अवेलेबल है, तो हमको यही पढ़ना है। नया आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट अभी नहीं आई है। ठीक है, तो जब तक नहीं आई है, जितने भी एग्जाम होंगे आपके लिए यही आर्थिक सर्वेक्षण के डेटा आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ने से पहले हम जानेंगे आर्थिक सर्वेक्षण हम क्यों पढ़ते हैं, उससे हमें क्या जानकारी मिलती है, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो आर्थिक सर्वेक्षण देश की आर्थिक स्थिति का आकलन करने, भविष्य की चुनौतियों और अवसरों को समझने तथा नीति निर्माताओं को जो सूचित निर्णय लेने में मदद करने, यहाँ तक के बजट के लिए आधार तैयार करने के लिए भी महत्वपूर्ण होता है, जिससे एक अर्थव्यवस्था को सही दिशा मिल पाती है। ठीक है, और सभी हितधारकों को स्पष्ट रूप से जान सकते हैं, उसकी जानकारी मिलती है। ठीक है, यह पिछले प्रदर्शन का एक विश्लेषण करता है, मतलब पिछले वित्तीय वर्ष का एक विश्लेषण करता है और आगामी वित्तीय वर्ष के लिए एक रोड मैप तैयार करता है। तो हमें यहाँ पे पिछले वित्तीय वर्ष में क्या क्या हुआ उसके बारे में अच्छी सी जानकारी मिलती है और आगामी वित्तीय वर्ष के लिए एक रोड मैप तैयार करने में मदद मिलती है। और जो अभी जो बजट प्रस्तुत होने वाला है उसमें हमें निर्णय लेने में भी महत्वपूर्ण भूमिका इसकी रहती है। ठीक है, तो हम देखते हैं आर्थिक सर्वेक्षण, ये आपके CGPSC 2026 और जो व्यापम है उसके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आप देखते हैं इकोनॉमिक के डायनेमिक पोर्शन से अर्थव्यवस्था में आपका ये महत्वपूर्ण हो जाता है बजट और आर्थिक सर्वेक्षण। तो जिस प्रकार आर्थिक सर्वेक्षण आ रहा है उसी प्रकार बजट भी आएगा, और जब तक कि नया बजट और आर्थिक सर्वेक्षण नहीं आया है आपको 2024-25 के डेटा ही पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, चलते हैं, हम अध्याय 1 से स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखेंगे आर्थिक स्थिति एक समीक्षा। इसमें हमें अर्थव्यवस्था विकास दर 2024-25 को देखेंगे, जो कि स्थिर कीमत पर है। स्थिर कीमत मतलब 2011-12। ठीक है, अभी तक के देश में पहले तो हम स्थिर कीमतों को समझते हैं, फिर डेटा को देखेंगे। ठीक है, अभी तक के देश में 7 स्थिर कीमतें जारी की जा चुकी है। कौन कौन से किया जा चुका है तो मैं आपको बता देती हूँ। इसमें है 1960 और 61 का है। ठीक है, जो पहला हुआ, दूसरा हुआ 1970-71 का है, जो कि दूसरा हुआ 1980-81 का है, जो कि तीसरा है, और उसके बाद में 1993-94 का है, जो कि आपका चौथा हुआ, और 1999-2000 का है, जो कि आपका पांचवा हुआ, और 2004-07 का है, जो कि आपका छठवां हुआ, और अभी चल रहा है 2011-12 का, और ये कौन से नंबर का है, 7वां। ये भी याद रखिएगा, हो सकता है आपको पूछा जा सकता है कि इस बार कौन से क्रम का स्थिर कीमत चल रहा है, तो 7वें नंबर का है। ये ना देकर के, ये तो कई बार पूछा जा चुका है, आपको ये पूछा जा सकता है। इसका कोई निर्धारित नहीं है कि इसको 10 साल में जारी करेंगे, 5 साल में आधार वर्ष चुनेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये उठता है कि हम स्थिर कीमत में क्यों हम विकास दर को देखते हैं, यानी कि राष्ट्रीय आय का कैलकुलेशन भी करते हैं। क्यों करते हैं, तो होता क्या है, भारत एक विकासशील देश है, ना कि विकसित देश है। ठीक है, हम स्थिर कीमतों में देखते हैं, इससे क्या होता है। मान लीजिए मैं एक साबुन लेती हूँ, हमने स्थिर कीमत मतलब एक आधार वर्ष से सेट कर दिया है, जो कि क्या है, 11-12 में इस साबुन की कीमत जो थी वो 5 रुपए थी। मैंने एक लक्स की साबुन खरीदी है और उस साबुन की कीमत 11-12 में कितनी थी, 5 रुपए थी। ठीक है, अभी क्या चल रहा है, अभी चल रहा है 25-26 में जो कीमत है वो कितनी है, मान लीजिए 20 रुपए। ठीक है, तो स्थिर कीमत में क्या होता है, जब हम किसी देश की विकास दर का जब कैलकुलेशन करते हैं तब हम क्या करते हैं, जो मेरा अभी 25-26 में जो कीमत है 20 रुपए, और जो यहाँ पे जो कीमत है, ठीक है, कितना, 5 रुपए, इसके साथ में क्या करती हूँ, मैं तुलना करती हूँ। ठीक है, मैंने क्या बोला, अभी 2025-26, ठीक है, 2025-26 में साबुन की कीमत कितनी है, 20 रुपए है। ठीक है, और इस समय कितनी है, मेरी 5 रुपए है। ठीक है, साबुन की कीमत 5 रुपए है। तो जब मैं विकास दर का कैलकुलेशन करती हूँ तो मैं क्या करती हूँ, इसकी तुलना करती हूँ 5 रुपए से। ठीक है, और उसके हिसाब से मैं क्या करती हूँ, अर्थव्यवस्था की विकास दर या राष्ट्रीय आय की मैं कैलकुलेशन करती हूँ। इससे के ऐसा क्यों करते हैं, इससे क्या होता है, किसी देश की अर्थव्यवस्था जो है वो अधिक बढ़ी हुई प्रतीत नहीं होती है, मतलब महंगाई जो होती है वो घट जाती है। ठीक है, और एक होता है प्रचलित कीमत, एक क्या होता है, प्रचलित कीमत।
अब प्रचलित कीमत क्या होता है, ठीक है। भारत में स्थिर कीमत के हिसाब से अर्थव्यवस्था का विकास दर देखा जाता है, ना कि प्रचलित कीमत के हिसाब से। ये भी याद रखना, क्वेश्चन ये भी बनता है। यदि हम प्रचलित कीमत के हिसाब से देखते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, मुद्रास्फीति मतलब इन्फ्लेशन बढ़ी हुई प्रतीत होती है, मतलब महंगाई बढ़ी हुई प्रतीत चलती है, ठीक है, जो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। इस वजह से हम क्या करते हैं, अपने देश की विकास दर को कैलकुलेट करने के लिए हम एक स्थिर वर्ष निकाल लेते हैं और उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, तुलना करके उस प्रोडक्ट की कीमत हम काउंट करते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ। तो ये होता है स्थिर कीमत और ये होता है प्रचलित कीमत। प्रचलित कीमत मतलब वर्तमान कीमत, ठीक है, वर्तमान में उसकी कीमत कितनी है, और स्थिर कीमत मतलब जो आधार वर्ष माना है उससे तुलना करते हैं और उसके हिसाब से उसकी कीमत कितनी है ये हम देखते हैं, ठीक है। चलते हैं हम अर्थव्यवस्था विकास दर 2024-25, ठीक है। इसमें भारत का विकास दर कितना था, 6.4% था और छत्तीसगढ़ की 7.51%। देख सकते हैं यह कितनी अच्छी विकास दर को बता रहा है कि हम भारत से आगे हैं, मतलब हमारा विकास दर भारत की तुलना में आगे है। उसके बाद में थोड़ा सा छत्तीसगढ़ की परिचय देख लेते हैं। भौगोलिक क्षेत्रफल, छत्तीसगढ़ का भौगोलिक क्षेत्र कितना है, तो 1,35,191 वर्ग किलोमीटर है। जो विस्तार कितना है, 4.1% है देश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का, ठीक है, याद रहेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। यदि हम छत्तीसगढ़ के वन क्षेत्रफल की बात करेंगे तो यहाँ पे कितना है, 59,820.78 वर्ग किलोमीटर है, ये हमारा वन क्षेत्रफल है। यदि हम वनावरण की बात करें तो हम चौथे स्थान पर हैं। हम पहले दूसरे तीसरे को भी पढ़ेंगे, लेकिन जब हम वन वाला कवर करेंगे तब, ठीक है। कुल जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार हमारा 2.55 करोड़ था और अभी 2025 मतलब 1 मार्च 2025 के हिसाब से देखें तो हमारा 3.08 करोड़ है। मतलब इससे ये पता चलती है कि छत्तीसगढ़ में जनसंख्या बढ़ चुकी है, ठीक है। लेकिन ये बात याद रखिएगा, ये 2011 की जनगणना के अनुसार है और ये आर्थिक सर्वेक्षण में बताया गया है। अगली जनगणना हमारे भारत में जनगणना 10-10 वर्ष में होती है, जो कि निर्धारित 2021 में होना था, लेकिन कोविड की वजह से 2021 में नहीं हो पाया है और अभी तक के नई जनगणना की रिपोर्ट नहीं आई है, ठीक है। इसलिए हमें ये वाली जनगणना का रिपोर्ट भी याद रखना है और आर्थिक सर्वेक्षण का भी जनसंख्या हमको याद रखनी है। यदि हम देखेंगे कृषि कार्य में संलिप्तता के बारे में बात करें, यदि छत्तीसगढ़ में कितने लोग कृषि कार्य में लगे हुए हैं, तो छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या का 70% जनसंख्या जो है वो कृषि कार्य में लगी हुई है, ठीक है। ये आपका आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार है। मैंने ऐसा इसलिए मेंशन किया है क्योंकि कई बार देखेंगे आप 70% पहले भी बताया गया है, लेकिन वो उस समय के आधार पे था। ये आपका आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार है। आगे देखते हैं सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम मतलब SRS रिपोर्ट। एक चीज याद रखना, जहां भी आर्थिक सर्वेक्षण और बजट में शॉर्ट फॉर्म में दिया होता है, ठीक है, कोई कैपिटल लेटर में वर्ड लिखा हुआ है, उसका फुल फॉर्म देख लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन इसका फुल फॉर्म क्या है ये भी बनते हैं। तो SRS का फुल फॉर्म क्या है, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, ठीक है। चलते हैं इस रिपोर्ट के बारे में देखते हैं रिपोर्ट क्या कहती है। तो रिपोर्ट में हम भारत के संदर्भ में भी समझेंगे, छत्तीसगढ़ के भी संदर्भ में समझेंगे, ठीक है। तो इस रिपोर्ट में हम 2 पॉइंट को कवर करते हैं, मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर, ठीक है। मातृ मृत्यु दर जो है 2018-20 के अनुसार अगर हम भारत में देखें तो 97 प्रति लाख था और छत्तीसगढ़ की अगर देखें तो कितना था, 137 प्रति लाख था। मातृ मृत्यु दर हम 1 लाख में प्रति 1 लाख में हम कवर करते, प्रति लाख में कवर करते हैं, ठीक है। मातृ मृत्यु दर का मतलब क्या होता है कि 1 लाख में प्रसव के समय कितनी महिलाएं जीवित बची है, ठीक है, उसको हम देखते हैं, ठीक है, और कितनी माताएं जो है वो जो जीवित नहीं है इसको हम देखते प्रति 1 लाख में। क्लियर है। तो भारत की बात करें हम तो कितना है हमारा 97 प्रति लाख है, लेकिन छत्तीसगढ़ की वहीं हम बात करते हैं तो कितना है 137 प्रति लाख है, जो कि छत्तीसगढ़ की ज्यादा बता रही है। मतलब हम भारत की तुलना में अच्छी स्थिति में नहीं है, लेकिन हमारा लक्ष्य है कि हम इसे 100 से कम करेंगे, कब, 2030 तक के। ये डेटा याद रखिएगा। उसके बाद में यदि हम शिशु मृत्यु दर की बात करते हैं 2022 में, तो इसके बारे में अगर हम बात करें, पहले शिशु मृत्यु दर को समझते हैं। शिशु मृत्यु दर होता क्या है, हम देखते हैं प्रति 1000 में जब
बच्चा आता है दुनिया में तो प्रति 1000 में कितना बच्चा जीवित बचा और कितना बच्चा जो है वो उनकी मृत्यु हुई है, इसको हम देखते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे शिशु मृत्यु दर की बात करें तो भारत में 28 है प्रति 1000 में, वहीं छत्तीसगढ़ की बात करें तो 38 है प्रति 1000 में। ठीक है, मतलब यहाँ पे हमें ये देखना पड़ता है कि छत्तीसगढ़ में भारत की तुलना में जो शिशु मृत्यु दर है वो अधिक है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है भारत की तुलना में छत्तीसगढ़ की स्थिति कैसी है। ठीक है, वहीं पे हम सतत विकास लक्ष्य 2030 में हमारा लक्ष्य है कि हम इसे 15 तक लाएंगे। ठीक है, ये हमारा लक्ष्य है। तो हमने क्या देखा, मातृ मृत्यु दर में हमारा लक्ष्य क्या है, 2030 तक हम इसे 100 से कम करेंगे। वहीं शिशु मृत्यु दर में हमारा लक्ष्य है कि हम इसे 15 तक करेंगे। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आर्थिक सर्वेक्षण जो अभी का हुआ है उसमें सतत विकास लक्ष्य को जोड़ा गया है। कौन से अध्याय में, अध्याय 17 में। ये भी आपका एक क्वेश्चन बनता है कि नया चैप्टर क्या जोड़ा गया है, इसे जोड़ा गया है। ठीक है, अगला देखते हैं गर्भवती माताओं का प्रसव वर्ष। हम देखते हैं इसे, हम एक रिपोर्ट है NFHS 5 रिपोर्ट, ये और जो रिपोर्ट 4 है उसको हम तुलना करते हुए देखेंगे। ठीक है, अब ये कब जारी हुआ था, तो याद रखिएगा ये 19 से 21 में, और जो 4 है वो 15-16 में जारी हुआ है, 2015-16 में। ठीक है, सबसे पहले हम समझेंगे NFHS का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण होता है। ये किस अवधि में जारी होता है, तो हर 3 से 4 वर्ष में ये जारी होता है। अभी हमारे पास में 5वां है, जो 6वां है रिपोर्ट वो 2023 में शुरू हो गया है। नियमानुसार 2025 में उसे पूरा हो जाना था, लेकिन अभी तक के उस रिपोर्ट को दिया नहीं गया है। तो जब रिपोर्ट आ जाएगी तब हम उसके बारे में एक अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो ये अवधि भी याद रखिएगा, हर 3-4 वर्षों में इसे जारी किया जाता है। तो हम सर्वेक्षण अवधि के हिसाब से हम देखते हैं कि पहले शासकीय अस्पतालों में कितनी माताओं ने अपना प्रसव कराया है। ठीक है, ये हम देख लेते हैं। तो NFHS 4 में जो चौथी रिपोर्ट है, अगर उसमें हम देखते हैं तो 55.9% माताओं ने शासकीय अस्पतालों में अपना प्रसव कराया है। वहीं जो 5वां रिपोर्ट आया है उसमें हम अगर देखें तो 70% माताओं ने अपना शासकीय अस्पतालों में क्या किया है, प्रसव कराया है। वहीं अगर हम संस्थागत जो अस्पताल है वहां बात करें, जिसमें शासकीय और निजी दोनों अस्पताल शामिल होते हैं, तो चौथी रिपोर्ट के अनुसार 70.2% माताओं ने अपना प्रसव कराया है। वहीं 5वीं रिपोर्ट के अनुसार 85.7% माताओं ने अपना प्रसव कराया। तो आप देख सकते हैं कि अब जो माताएं हैं अब अस्पतालों में जाकर प्रसव कराने लगी है। ठीक है, जो एक अच्छी रिपोर्ट स्वास्थ्य के प्रति बताती है। ठीक है, मतलब जो NFHS 5 रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में अस्पतालों में प्रसव कराने के प्रतिशत में वृद्धि हुई है। इससे हमारा जो मातृ मृत्यु दर है वो भी घटा है, लेकिन भारत की तुलना में अभी भी हमारा मातृ मृत्यु दर बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। अगला हम देखते हैं सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP। क्षेत्रवार हम प्रतिशत वृद्धि दर को हम देखेंगे स्थिर कीमतों में। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्षेत्रवार देख रहे हैं, मतलब इसके जो विभिन्न सेक्टर है जैसे कि कृषि, उद्योग और सेवा, ये 3 सेक्टर जो होते हैं वो किसी भी अर्थव्यवस्था की मजबूत सेक्टर होते हैं, क्योंकि भारत यहाँ तक कि छत्तीसगढ़ की अधिकांश जनसंख्या कृषि में लिप्त है, इसलिए हमारे लिए यह महत्वपूर्ण सेक्टर हो जाता है। इसके साथ ही उद्योग और सेवा सेक्टर भी महत्वपूर्ण होते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसे। इसमें हम अनुमानित वृद्धि भी देखेंगे 2024-25 के अनुसार, विगत 13 वर्षों के बारे में भी देखेंगे और 5 वर्षों के बारे में भी एक कैलकुलेशन देखेंगे। आपके लिए ये आंकड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं, इसे याद करना चाहिए। अगर कृषि के संदर्भ में बात करें तो हमारे 2024-25 में अनुमानित वृद्धि जो है वो कितना है, 5.38% है। वहीं उद्योग की बात करें तो 6.92% है। वहीं अगर सेवा सेक्टर की बात करें तो 8.54% है। तो आप देख सकते हैं इन तीनों में सेवा सेक्टर की जो वृद्धि दर है वो सबसे ज्यादा है। ठीक है, किन की तुलना में, कृषि और उद्योग में। ये आपको तीनों को क्रमवाइज अरेंज करने के लिए भी पूछ सकता है कि सबसे ज्यादा किसकी वृद्धि दर है, फिर उसके बाद में ये पूछा जा सकता है, या पिछले वर्षों से तुलना करते हुए, जैसे कि ये 24-25 का आंकड़ा है, यदि आपको 23-24 का पूछा जाए
यदि आपको 23-24 का पूछा जाए तो आप देख सकते हैं 23-24 में आपका कृषि में कितना था, तो 3.03% था, लेकिन अभी हमारा 5.38% है, तो इसकी तुलना में हमारी वृद्धि हुई है। वही उद्योग की बात करते हैं तो 4.87% था, अभी कितना है 6.92% है, तो पिछले वर्षों की तुलना में वृद्धि हुई है। सेवा में 10.43% था, अभी हमारा कितना है 8.54% है, तो ये इसमें कमी देखने को मिलती है। तो इस तरह पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में भी पूछा जा सकता है। अगर विगत 13 वर्षों की औसत वृद्धि में अगर हम तुलना करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 5.39% है कृषि में, तो आप देख सकते हैं कि आपका 13 वर्षों की तुलना में कमी है। वहीं उद्योग की बात करते हैं तो 5.97% है और यहाँ पे कितना है 6.92% है, तो यहाँ पे वृद्धि देखने को मिलती है। ठीक है, और अगर सेवा में बात करते हैं तो आपका विगत 13 वर्षों में कितना है 6% है। वहीं अगर आपका 24-25 में बात करें तो 8.54% है, जो कि वृद्धि को दर्शाती है। मतलब कमी किस में है, केवल कृषि वाले सेक्टर में कमी को दर्शाता है, बाकी में वृद्धि है। इस तरह से आपको याद रखना है। आपसे क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि पिछले 5 वर्षों में क्या रहा है, तो पिछले 5 वर्षों में अगर हम बात करते हैं तो देख सकते हैं कृषि क्षेत्र में बात करें तो 5.22%, 4.77%, 4.51%, तो आप देख सकते हैं पहले आपका 19-20 में अधिक था, फिर 20-21 में थोड़ा कम हुआ, फिर उसके बाद में 21-22 में फिर थोड़ा कम हो गया, फिर आपका 22-23 में बढ़ गया, फिर 23-24 में कमी आई। तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है आपको ये डेटा नहीं पूछेगा, आपको केवल इतना पूछेगा पिछले 5 वर्षों में कृषि की स्थिति कैसी रही है। ठीक है, स्थिर रही है, वृद्धि हुई है, घटी हुई है या उतार चढ़ाव रहा है, तो आपका आंसर आएगा उतार चढ़ाव रहा है। इसी प्रकार उद्योग की भी बात करें तो उद्योग के लिए भी आप देख सकते हैं 2.27, फिर उसके बाद में कितना है 3.77 है, 5.35 है, आप इसमें भी देखेंगे तो उतार चढ़ाव नजर आता है। इसी प्रकार यहाँ भी देख सकते हैं। क्लियर हुआ? मेरे ख्याल से इतना सबको समझ में आ चुका है। इसके अतिरिक्त यदि आपसे पूछा जाए कि पिछले 5 वर्षों में सबसे अधिक वृद्धि किस वर्ष देखी गई है कृषि क्षेत्र में, तो याद रखिएगा 22-25 में 8.83%। इसी प्रकार उद्योग और सेवा में भी पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं छत्तीसगढ़ का सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर भाव में, मतलब जो अभी हमने क्षेत्रवार देखा है उसको पूरा एक साथ देखें तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये अनुमानित है आपका 24-25 का, ये कितना है 7.51%। ये डेटा आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अगर 24-25 का बोलेगा तो 7.51% है, वही पिछले 5 वर्षों का बोलेगा तो आप देख सकते हैं आपको ये डेटा याद नहीं रखना है, केवल 23-24 का देख सकते हैं। 23-24 की तुलना में हमारा क्या है वृद्धि प्रतीत होता है, और पिछले 5 वर्षों में बोलेंगे तो इसमें आपको उतार चढ़ाव प्रतीत होता है। और सबसे ज्यादा कम किस में था, 20-21 में था, कारण कोविड है। ये चीजें याद रखेंगे। इस प्रकार आपका अध्याय 1 समाप्त होता है, जिसमें हमने छत्तीसगढ़ की जो GSDP है उसको समझा है, और हमने कुछ रिपोर्ट के माध्यम से यहाँ पे जो मातृ मृत्यु दर है, शिशु मृत्यु दर है, उसको भी हमने देखा है। यहाँ तक कि भारत और छत्तीसगढ़ की विकास दर को भी हमने समझने की कोशिश की है। ठीक है, तो आशा करती हूँ आपको मेरी क्लास अच्छी लगी होगी, और आपसे रिक्वेस्ट है यदि मेरी क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू क्लास।